Hello everyone, my name is Shubham and here we are in the 12 minutes of Clat, right? Okay, so you are welcome into another edition of a weekly current affairs. तो हम डेली बेसिस पे द हिंदू एनालिसिस करते हैं बट हम एक वीकली करंट अफेयर्स उस पर्पज से लेके आते हैं कि विच कैन बी इम्पॉर्टेंट है ना सो इट्स अ काइंड ऑफ रिवीजन एंड इट्स अ काइंड ऑफ व्हाट वी कैन से कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास थोड़ा समय कम होता है दे मिस न्यूज़ एनालिसिस ऑन द डेली बेसिस सो इसलिए हम थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेते हैं ओके सो विदाउट एनी डिले लेट्स हैव अ डिस्कशन कि लास्ट 1 वीक में हुआ क्या है तो वी डिस्कस अबाउट द इंडिया यूएस ट्रेड डील हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया उसके लिए एंड यू हैव दैट वीडियो इन आवर चैनल तो सबसे बड़ी जो न्यूज़ थी पिछले एक वीक में वो यही थी कि इंडिया यूएस के बीच में ट्रेड डील हो गई है फिर उसी के जो सबॉर्डिनेट एस्पेक्ट हैं उसमें ही सारी चीज़ें चली बांग्लादेश के साथ भी डील हुई तो बांग्लादेश का साथ डील में व्हाट वी हैड नेगेटिव व्हाट वी हैड पॉजिटिव then the framework some fact file came out of it still the final documentation final terms and condition to be discussed and finalized but there is a framework जो हमें मिल चुका है right so whether that is India US trade deal this was in news second thing that was in news was Epstein file yes that uh, non-human non-biological stuff जो उसने मतलब it's completely inhuman heinous crime that he did and the day I'm recording this video there are another set of document that is being released by the Justice Department of USA तो yes उसमें भी काफ़ी बवाल हुआ तो Hardeep Singh Puri, Anil Ambani and Modi ji and some other name like Deepak Chopra, Manda and some other names were in that particular file from Indian side. Norway ho, UK ho, Western democracy ho, it has like the release of the files had a huge impact, right? नॉर्वे में तो कई रेजिग्नेशन हुए हैं यूके में रेजिग्नेशन हुए हैं इंडिया इज स्टिल टू बी डील विद दोस थिंग नेक्स्ट उसके बाद मीडिया ने डिफेंड करना शुरू कर दिया yes I'm not going to take the name but one of the news channels managing director if I'm not wrong uh, uh, mentioned about that this particular guy Epstein was a child abuser sex trafficker and some other particular thing apart from that this he had a professional life he was a power broker so they were somehow defending them but I believe they are doing it because they have no sense of humanity and until unless there is something official and there is something concrete in those files which come out हम इंडिया के कंटेक्स्ट में उस फाइल के बारे में बात नहीं कर सकते we believe our leaders are ethical moral right and yes they made some mistakes I think and उस मिस्टेक की उनको मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए दैट इज फॉर श्योर उसको इस तरीके से कह के नहीं निकालना चाहिए कि वी मेट 2-3 टाइम्स दैट्स इट तो उस पर जब कुछ कॉन्क्रीट आएगा तो विल डिस्कस अबाउट इट एज वेल अपार्ट फ्रॉम दिस भाई साहब संडे वाज अ वेरी गुड डे है ना इंडिया पाकिस्तान का मैच था एंड जो भाई साहब धुनाई स्टार्ट करी थी ईशान किशन ने एंड देन आवर बॉलर्स डिड वन ऑफ द फाइनेस्ट जॉब इन what we can say cricketing history in T20 match international T20 World Cup match the way they destroyed the entire batting lineup of Pakistan I guess within 100 runs there were 9 wickets that were down so it was great thing फिर लास्ट 1 वीक में वी हैव सीन द वैलेंटाइन वीक एंड द राइट विंग opposing that particular festival we have seen certain videos in which people actually stood up against those particular goons and they counter them resist them with the logics so that is one good thing that we saw राइट तो ओवरऑल फैशन में वीक काफी वाइब्रेंट रहा है एंड इस पूरे वीक में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें रही हैं मैं उसको लेके आया हूं कि क्या न्यूज में सबसे ज्यादा था तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज एआई इंपैक्ट समिट 2026 पर्सनल कंटेक्स्ट है ना मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो आई गेस एआई में इस लेवल की समिट राइट इंडिया में 2026 में होना आई थिंक वी आर लेट बाय 2-3 years एटलीस्ट जब चैट जीपीटी का टाइम आया था जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होनी शुरू हुई थी एट दैट टाइम इंडिया वाज नॉट इवन कंसिडरिंग दीज थिंग अंडर लाइक what we can say their umbrella the IT sector of India was strong without a doubt one of the finest in the world but still we are lacking
Yes, matlab, there is no IT company. We have like 40, 45 years of IT sector experience company, and there is no company that is talking about how we are going to deal with the AI or something like this, and they didn't build anything concrete yet. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये समिट कहीं ना कहीं इंडिया में 2-3 साल लेट हुई है, दैट्स फॉर श्योर. If it has been like 2023 2024, it will be like a better year to conduct this summit. तो ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन था. लेट्स सी 2026 जो समिट है उसमें क्या चीजें. So India AI Impact Summit 2026 is currently underway in the Bharat Mandapam, New Delhi from 16th to 20th of February 2026. As the first global AI summit hosted by the Global South, it focuses on transitioning from theoretical dialogue to practical measurable impact under the guidance of sutras, that is pillars of people, planet and progress. ठीक है. So what are those particular thing? तो थोड़ा सा की इवेंट डिटेल की बात करें तो 16 to 20th of February participation may have state head of the state of 20 nations, ministerial delegation over 45 countries, 2 lakh registered online participant and approximate 50 CEOs. All right, they all going to be live streams broadcast in their official channel, that is official AI India, इंडिया एआई यूट्यूब चैनल, राइट. तो ये ऑफिशियली क्या की जाएगी, डिजिटली लाइव स्ट्रीम भी की जाएगी. हाँ, this was a photo that was getting viral in the Twitter, that is Satya Sam Sundar, that is rhyming like Satyam Shivam Sundaram. So people were happy with this particular meme. Now, what are these 7 chakras of Indian AI Impact Summit? These are the chakras which actually are going to be discussed, right, are going to be in the focus कि हमें AI के साथ क्या करना चाहिए. Now the problem is everybody, like whether that is China's DeepSeek, Gemini, Chat GPT, or any other particular AI, they all are talking about the how artificial intelligence is going to work. But majority of like AIs or countries are lacking with the framework conventions. So this is going to be one of the particular thing जो कहीं ना कहीं एक framework convention पे बात करने वाली है. राइट, बात करते हैं क्या चीजें हैं. तो सबसे पहले तो ह्यूमन कैपिटल है ना, दैट इज द फर्स्ट सूत्रस दे आर गोइंग टू कंसीडर. इंक्लूजन ऑफ सोशल एम्पावरमेंट, safe and trusted AI, establishment governance and risk management frameworks. तुमने देखा है कि AI की हेल्प से कई ऐसे डीप फेक वीडियोस बनाए गए हैं which created huge what we can say controversies. तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा safe and trusted version of AI जो है वो हमें चाहिए. We need a proper framework, legal convention, so that people can use AI, not misuse AI. All right. Next one is science, programming, AI frontier research, genetics, and some other particular thing. Resilience, innovation, and efficiency, focusing on sustainable and low resource AI. Democratizing the AI resources, improving access to the compute and data infrastructure. AI for economics, development, social good, and enhancing the public service deliveries. So overall fashion में AI का जो major use है, उनके अलग अलग मेजर पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, उनमें अलग अलग पार्ट में इन्होंने बात करने की जो है उसका एक टारगेट लेके रखा हुआ है. तो whether that is social empowerment, whether that is women empowerment, safety, framework, convention, social empowerment, human capital, tons of different things are there जिसको फोकस में रखते हुए डिबेट डिस्कशन करेंगे. तो इट्स वन ऑफ इट्स काइंड ऑफ व्हाट वी कैन से समिट जो हम देख रहे हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, व्हाट आर द हाइलाइट्स एंड फीचर्स. सबसे पहले तो होगा एआई इम्पैक्ट एक्सपो. यस, दुनिया भर के लाइक ओवरऑल फैशन में लगभग 300 प्लस एग्जिबिटर्स होंगे जो 13 कंट्रीज से आएंगे, इंक्लूडिंग फ्रांस, जापान, यूके, एंड दे आर गोइंग टू शो देयर रियल वर्ल्ड एआई एप्लीकेशंस कि कैसे कैसे एआई काम कर सकता है. So while I'm recording, there is this one negative incident also happened. We are not going to discuss this in this particular video. We are going to discuss it in the next one. तो ये एक पर्टिकुलर चीज होगी जो सबसे पहले होगा इंडिया एआई एक्सपो. सेकंड वन इज प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस. प्राइम मिनिस्टर जो है वो बताएंगे कि मेन हमारा जो लक्ष्य है, प्लान है फॉर द एआई इन द कमिंग ईयर वो क्या है, इंक्लूडिंग इस साल के बजट में जो कुछ 10,300 करोड़ जो है वो आपको अलॉट किए गए हैं एआई डेवलपमेंट के लिए. राइट, आई होप दिस टाइम दे वोंट से कि 2047 तक हम एआई में क्या हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे. वी नीड एआई लाइक इंस्टेंटली. मैंने बोला ना कि हम एआई के मामले में लगभग 2-3 साल पीछे हैं. So they are going to address the flagship challenges,
global competitiveness like AI for all, AI for her, that is women based innovation, and UII, that is youth innovation, that is aged from 13 to 12. Research symposium, and last one is new guidelines. Ahead of the summit, India released the first comprehensive AI governance guidelines, opting for the principle based framework rather than the rigid laws. So हमारे लिए एक पर्टिकुलर पहला पार्ट होगा जब हम एक एआई फ्रेमवर्क को देखेंगे जिसको हम डिस्कस करेंगे. सो यस, विदाउट अ डाउट हाइलाइट्स एंड फीचर्स आर गुड. लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि यहाँ का इसका एक बेस्ट एग्जीक्यूशन हो और उसके एक बेस्ट आउटकम्स हमें देखने को मिले, सो दैट एआई को हम प्रॉपरली समझ पाए कि एआई का फ्यूचर में यूज क्या है. And then the second biggest news of this particular week was election of Tariq Rahman. हाँ, तारिक रहमान, नॉट रहमान द कैट. बिफोर यू स्टार्ट है ना, तुम वो फुस फुस का गाना शुरू कर दो. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जो लीडर हैं तारिक रहमान, द डे आई एम रिकॉर्डिंग ही इज ऑलरेडी द प्राइमर ऑफ बांग्लादेश, राइट. उनकी जो पार्टी है, दे हैड सिक्योर्ड द लैंडस्लाइड विक्ट्री ऑफ इन 2026 इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, आफ्टर 2024 जो अपराइजिंग हुई थी. उसके बाद ये जो 18 महीने का टाइम लगभग लगा है, आफ्टर 18 months of long struggle, they had their first successful election. There are few very good highlights of this particular election. ये सब पहली बार हुआ है कि when a country has seen uprising and उसके बाद they had one of the finest peaceful election. Yes, हमने कई कंट्रीज में इस टाइप के प्रोटेस्ट एंड अपराइजिंग देखे हुए हैं, लेकिन उसके बाद के इलेक्शंस जो थे वो कभी पीसफुल नहीं थे. But this is one of the achievement from Bangladesh. Kudos to Bangladesh people. I hope they get what they actually uprising. They did the uprising, right? हाँ, हम नहीं चाहेंगे कि वो किसी भी तरीके की नेगेटिविटी या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में फंसे. Yes, so that उनका जो टारगेट था वो पूरा हो. Finally, the BNP, that is Bangladesh Nationalist Party, returned to the power in Bangladesh. है ना, ये आम इलेक्शन नहीं था, इस पे काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो अपने को डिस्कस करनी पड़ेंगे. सबसे पहले इलेक्शन की हाईलाइट वो करते हैं. सो मैंडेट अनऑफिशियली जो रिजल्ट है वो इलेक्शन कमीशन ने दिखाया, जिसमें लगभग 2/3 मेजोरिटी जो है वो मिली किसको, बीएनपी या बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को. तारिक रहमान who returned after 17 years of exile in London, shortly before the polls is set to become the next prime minister. He won both Dhaka 17 and Borga 6 constituency, right? Yes. 17 ईयर्स से एग्जाइल में थे. इनके ऊपर एग्जाइल के पहले कई करप्शन के चार्जेस, मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस एंड कई चीज़ें लगी थी. दैट इज दिस बुक, नॉट द बुक एक्चुअली, एन आर्टिकल, द गैदरिंग स्टॉर्म ऑफ बांग्लादेश, जिसमें मैंने पढ़ा था कि ही वॉज रनिंग द गवर्नमेंट द वे संजय गांधी वॉज रनिंग अलॉन्ग साइड विद द इंदिरा गांधी, क्योंकि इनकी मम्मी जो थी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी. तो ही हैड पास्ट विच कैन बी पॉजिटिव और इन नेगेटिव, बट फॉर नाउ ही इज गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर, राइट. अब बात करें, ये तो हो गया आपके पास रूलिंग गवर्नमेंट. ऑपोजिशन की बात करें तो द इस्लामिस्ट जमात इस्लामी, JEI, ये जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन के आई. दे सिक्योर्ड अप्रॉक्सीमेट 70 सीट, राइट, और द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑपोजिशन दे आर शोइंग. एंड उसके बाद से जो टर्नआउट है, वोटर टर्नआउट, वो भी बढ़ा है. लास्ट जो इलेक्शन था उसमें अप्रॉक्सीमेट 42% वोटर टर्नआउट था. This year it was approximate 62%. The data is a bit old, जो तुम कह सकते हो, बट जो ओवरऑल लेटेस्ट डेटा है उसमें 62% के आसपास वोटर टर्नआउट हुआ है. इट्स अ गुड नंबर्स, राइट, गुड नंबर्स कह सकते हो तुम इसको. फिर alongside the vote, a referendum on the July National Charter, which includes the prime ministerial term limits to judicial reform, passed by the 60% approval rate. तो एक रेफरेंडम भी था जिसके लिए वोट किया गया, जिसमें 60% अप्रूवल रेट के साथ वो पास भी हो गया. We are going to talk about this particular referendum next. Before that, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक रिएक्शंस. इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने विश किया और बोला कि लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू. लोकल भी लोगों ने उनको सेलिब्रेट किया. एंड उसके बाद जो आवामी लीग वगैरह हैं, जो पार्टी पहले पावर में थी शेख हसीना के अंडर, दे सेड कि द इलेक्शन इज फोर्स्ड, वेल स्क्रिप्टेड एंड इट्स नॉट एट ऑल डेमोक्रेटिक. अब उसको तुम कुछ भी कह सकते हो, तुम उसको सही कह सकते हो या किसी आनी बिल्ली खम्मा नोचे भी कह सकते हो, जैसा भी तुम्हें पसंद आए. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन इज जुलाई चार्टर. दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. 2024 में जब अपराइजिंग हुई थी, उसके पीछे कई रीजन थे.
है ना? वेदर दैट इज़ 71 का जो उनका अपना स्ट्रगल था, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जिसको कह सकते हो। उस टाइम पे जो सपोर्टर्स थे जिन्होंने लड़ाई की, उनका रिजर्वेशन हो या करप्शन हो या डिक्टेटोरियल नेचर ऑफ अवामी लीग गवर्नमेंट शेख हसीना का जो था, ये बहुत सारी चीज़ें थी जो कलेक्टिवली प्रेस्टेशन के फॉर्म में यूथ में आई, एंड दे हैड अपराइजिंग शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। शी इज़ नाउ लिविंग इन इंडिया इन असाइलम। तो प्रॉब्लम कई थी, एंड उसके बाद जो यूनुस थे, मोहम्मद यूनुस, उन्होंने एज अ काउंसलर, एज एन एडवाइजर गवर्नमेंट संभाली, एंड दे हैड दिस पर्टिकुलर जुलाई चार्टर दैट वाज proposed, in which there were 47 constitutional amendments and 37 legislative changes to restructure the state, ये प्रपोज किए। एंड ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म काउंसिल, राइट, जो बनाई गई है अंडर दिस चार्टर, दिस इज जस्ट हैविंग 6 months और 180 वर्किंग डेज टू एग्जीक्यूट दीज चेंजेस। और ये चेंजेस, उसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। द फर्स्ट वन इज बाई कैमरल लेजिस्लेचर, जिसमें एक और हाउस क्रिएट किया जाएगा विथ 100 members, which will be known as upper house, house of senates, and seats will be divided proportionally based on the national vote share, right? Then they limit the executive term of a maximum 10 years. कोई भी इंडिविजुअल जो पीएम के पोस्ट में होगा वो 2 टर्म या 10 साल से ज्यादा पीएम नहीं रह पाएगा। Then the caretaker government, restoring the neutral caretaker system to oversee the future general election. तो उन्होंने election independency की भी बात की। Judicial independency में they wanted to strengthen the Supreme Judicial Council and giving the Supreme Court control over the lower court appointments. उन्होंने बोला कि अब जो कोर्ट का अपॉइंटमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर होगा, ना कि नेताओं के अंडर, क्योंकि नेताओं के अंडर होता है तो क्या होता है तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तो जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट है, जुडिशियल कमीशन है, ये टेक्निकली दी गई है इस चीज के लिए जिससे जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। तो वी हैड सीन द इलेक्शन इंडिपेंडेंस, राइट? तो केयर टेकर होगा, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन होगा जो जनरल इलेक्शन को ओवरलुक करेगा, राइट? Then there is going to be a independent judiciary, and then there is going to be the new rights, right? Yes, for example, उन्होंने बोला कि free internet access, that is uninterrupted in internet access, and personal data protection. उनका सीधा मानना ये था कि जो भी पर्टिकुलर चीज़ें हो रही हैं उसमें इंटरनेट के काफ़ी बढ़िया हाथ था। तो हम नहीं चाहते कि कोई भी इंटरप्शन हो इंटरनेट सर्विसेज में, वो हमें फ्री लोडेड मिले, हमारी फ्री विल के साथ मिले, एंड हमारा पर्सनल डेटा प्रोटेक्ट हो। नेशनल आइडेंटिटी, चेंजिंग द ऑफिशियल नेशनैलिटी फ्रॉम बंगाली टू बांग्लादेशी, थोड़ा सा पेट्रोटिज्म, थोड़ा सा नेशनलिज्म भी ऐड किया गया। सो दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ दैट जुलाई चार्टर, जिसको फिक्स करने के लिए 180 डेज का टाइम है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म काउंसिल के लिए का पास। अब इसके बाद बात करें तो इंडिया के साथ क्या कहानी है। अपराइजिंग हुई, ठीक है, जिस लीडर के अगेंस्ट अपराइजिंग हुई उसको इंडिया ने शरण दे दी, असाइलम दे दिया। प्रॉब्लम क्या है? तो नाउ लोकल बांग्लादेश जो हैं दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद इंडिया स्टैंड्स ऑन द शेख हसीना। They wanted Sheikh Hasina to return to Bangladesh and face the consequences she did. India decided not to do that. Then Tariq Rahman got elected. Our Prime Minister wished him, and he also expressed the will to work together for the development of the area. तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आई हैं तारिक रहमान की तरफ से। एक पर्टिकुलर डिमांड सही है कि मतलब करेक्ट है कि दैट इज दे वांट टू एक्सट्राडाइज दी शेख हसीना फ्रॉम इंडिया टू बांग्लादेश। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज वन पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट थिंग जो अभी के टाइम पे क्वेश्चनेबल है उसमें, दैट इज गंगा वाटर ट्रीटी। हाँ, बांग्लादेश के इलेक्शन में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को पूरी तरह से यूज किया गया, right? Not only this particular Jamaat Islami, but Bangladesh Nationalist Party, some other independent candidate, they all used this sentiment कि इंडिया के कारण सारी चीजें हो रही हैं। तो इंडिया के साथ जो रिलेशंस हैं उनमें क्या होगा? दो तीन एस्पेक्ट है। कुछ अगर एक्सपर्ट्स की बात की जाए तो सम ऑफ एक्सपर्ट्स हैव स्ट्रिक्टली एक्सप्रेस्ड दैट बांग्लादेश इज नॉट गोइंग टू हार्म द रिलेशन विद द इंडिया। क्यों वो ऐसा नहीं करना चाहेंगे, उसके पीछे उन्होंने सिंपल रीजन दिया कि बांग्लादेश इज अ वेरी, इंडिया एंड बांग्लादेश आर वेरी क्लोज एलाई फॉर द साउथ एशियन कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट, एंड बांग्लादेश के लोग इतने तो अवेयर हैं विद द फॉरेन व्हाट वी कैन से इन्वॉल्वमेंट लाइक यूएस चाइना, कि उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती नहीं हो सकती।
तो इंडिया के साथ whether that is Tariq Rahman or Sheikh Hasina, they both will like to have a healthy, good relationship. Right. So what is Ganga Water Treaty between the India and Bangladesh? अगर हम उसकी बात करें, it's a 30-year bilateral agreement between India and Bangladesh. It was signed on 12th of December 96 by the Indian Prime Minister S.D. Devagowda and Bangladeshi Prime Minister Sheikh Hasina. It established a legal framework for sharing the water of the Ganga River and the Farakka Barrage during the uh, season January to May each year. तो उन्होंने कुछ स्पेसिफिक पर्टिकुलर कंडीशंस रखी थी कि जो भी गंगा का पानी आएगा उसको शेयरिंग कैसे होगी फराक्का बराज से। तो शेयरिंग जनवरी से मई के बीच में होगी, क्योंकि जो फराक्का बराज है वहीं से बांग्लादेश में फ्लो जो है वो इम्पैक्ट जाता है। तो अगर फ्लो 70 क्यूसेक से ज़्यादा है तो 50% ऑफ ईच, मतलब 50% बांग्लादेश, 50% इंडिया, राइट। अगर 60 to 70 क्यूसेक है तो बांग्लादेश विल गेट 35,000 क्यूसेक, रेस्ट इज इंडिया। अगर 60,000 से कम है तो देयर इज गोइंग टू बी अ नीड ऑफ अर्जेंट कंसल्टेशन बिटवीन बोथ द कंट्रीज सो दैट द शेयरिंग कैन बी म्यूचुअल, क्योंकि दोनों कंट्रीज एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस की कंट्रीज हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्रीज हैं, तो वो दोनों चाहेंगी कि जो भी चीजें हों उसमें कंसल्टेशन हो। इट ऑल्सो स्टैब्लिश अ लीगल फ्रेमवर्क, है ना, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, कि भाई एक जॉइंट कमीशन फॉर द डेटा शेयरिंग होगा जो दोनों साइड से डेटा शेयर करके देगा। ये एक बायलैटरल स्ट्रेंथिंग वो था, स्टांस था। चैलेंज ये है कि ड्राई सीजन और क्लाइमेट चेंज के टाइम पे जो चीजें होती हैं, प्रॉब्लम होती है वो, और प्रॉब्लम दूसरी ये है कि इट्स एक्सपायर्स इन 2026। यस, अब हम थोड़ा सा एक्सपर्ट्स की बात कर लेते हैं। तो जब ये पर्टिकुलर ट्रीटी हुई थी उस टाइम पे क्लाइमेट चेंज का इतना खास इम्पैक्ट नहीं था। सेकेंड, जो हिमालयन ग्लेशियर्स थे उनकी मेल्टिंग इतनी फास्ट नहीं थी और उनके साथ इतने प्रॉब्लमेटिक वो नहीं आए थे, क्लाइमेट चेंज वाले चैलेंजेस नहीं आए थे। फॉर नाउ द थिंग्स आर बीइंग चेंज्ड। तो हो सकता है कि दिस टर्म, अगर हम 2026 दिसंबर की बात करें जब ये एक्सपायर होगी, तो देयर आर गोइंग टू बी सर्टेन चेंजेस इन द ट्रीटी। व्हाट वी बिलीव, अभी के टाइम पे तो ट्रीटी चल रही है, राइट। बोथ नेशंस आर हैविंग फॉर्मल, लाइक अभी की बात करें तो फॉर्मली इनिशिएट करना, मेजरमेंट, एवेल्यूएशन, बाकी सारी चीजें वो धीरे धीरे हो रहा है। जो ये रेजीम चेंज हुई है इसके कारण जो डिप्लोमेटिक मोमेंटम है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ, दैट्स फॉर श्योर। बट वी बिलीव वी आर गोइंग टू कम इनटू सम कंक्लूजन विद दीज थिंग, क्योंकि दोनों को पता है कि गंगा के वाटर शेयरिंग जो है वो इतनी आसान नहीं होगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन नॉट होल्ड गंगा रिवर and Bangladesh will not survive. Agriculture will be compromised in the Bangladesh without Ganga River water. So they both are going to sit together, and let's hope for the best. We find the best solution. That was what Ganga Water Treaty. Moving on to the next one is Army Veterans Memoir and Official Secret Act. हाँ, आई नो, लास्ट वाले सेशन में भी बात की थी। देयर वाज अ ह्यूज इशू दैट वाज देयर इन द पार्लियामेंट। जब हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने क्या किया, जो जनरल एम नरवाने थे उनकी एक मेमोर का कुछ पार्ट जो है वो पढ़ने की कोशिश की। तो जो हमारे स्पीकर थे ओम बिरला हैं, है ना, उन्होंने पढ़ने से मना कर दिया। राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, इन्होंने भी इस चीज़ पे काफ़ी ओपोजिशन लिया एंड पूरे का पूरा पार्लियामेंट जो है वो धूम धड़ाके में चला गया, राइट। यस। एंड उसके बाद हमारे स्पीकर पे जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, उनके ऊपर पार्टीशन नेचर का व्हाट वी कैन से थोड़ा सा एंटी अपोजिशन जो है वो स्टांस उनका रखने के लिए क्या गया, वो भी किए गए, उनके अगेंस्ट मोशन लाने की भी बात की गई, कई ऐसी चीज़ें हुई। तो ये कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी यहीं से स्टार्ट हुई थी। तो आई रेड लाइक 26 पेजेस ऑफ दैट कैरावन मैगजीन, जो क्रिटिसिज्म था, जो समीक्षा जिसकी राहुल गांधी बात कर रहे थे, तो मैंने वो पूरे 26 पेज पढ़े एंड थिंग्स वर डिफरेंट। जो भी करंट कंट्रोवर्सी अगर मैं उसकी बात करूं तो देर आर डिफरेंट स्टांस। राहुल गांधी का अपोजिशन का मानना है कि द बुक इज अवेलेबल ऑन अमेजोन एट डिफरेंट कंट्रीज बट नॉट इन इंडिया। राहुल गांधी ऑल्सो गेट अ कॉपी जिसको उन्होंने लोकसभा में, पार्लियामेंट में कई बार दिखाया। देन जो पेंगुइन हाउस है, जो पब्लिकेशन हाउस है, उन्होंने बोला कि नहीं, हमने अब तक पब्लिश ही नहीं करी, प्रिंट ही नहीं करी। जनरल एम नरवाने का एक ट्वीट है विच लाइक 2 years बैक, जब उन्होंने बोला कि द प्री बुकिंग इज रेडी इन अमेजन, यू कैन बुक द बुक, बुक इट फॉर रीडिंग, थैंक्स फॉर रीडिंग, सपोर्टिंग, ऐसा कुछ। एंड सरकार के पास ये पर्टिकुलर बुक है फ्रॉम लास्ट 2 years अप्रॉक्सीमेट।
so that they can actually allow it to print or not. तो जो डिफेंस कमेटी उसके पास है, तो there are like huge number of different what we can say stance उसकी बात करें तो. And yes, the things that were mentioned in the Caravan magazine, that was a bit questionable. कि हम we live in a democratic country, so we believe that army should work under the instruction of the democratically elected government. But कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा चूक होती हुई दिखती है मोदी गवर्नमेंट से अंडर दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट ऑफ डोकलाम. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि उसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, क्या वो उस टाइम पे इंटेंशंस रहे हों, ये तो तभी अपने को पता चलेगा जब गवर्नमेंट एंड जो हमारे जनरल हैं वो क्लियर करेंगे. बट अनडाउटली इसके कारण बवाल काफी लंबा चौड़ा हुआ. पार्लियामेंट हाउस को वो करना पड़ा कि नहीं भाई हम नहीं करने देंगे काम. एंड कई इंपॉर्टेंट बिल्स एंड दूसरी चीजें जो थी उसको डिस्कशन होना था, बट वो रह गया और सिर्फ एक ही बिल पास हुआ इस बार बजट सेशन में. तो लेट्स से डिस्कस करते हैं क्या है. इन February 2020 a major controversy erupted in the India involving the unpublished memoir of former army general chief, that is General M.M. Narwane, titled as the fourth star of destiny and its potential violation of Official Secrets Act. क्या होता है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में, उनकी बात करता हूँ. तो यू आर वेल अवेयर कि हर एक मिलिट्री जनरल जो होता है या मिलिट्री एम्प्लॉय जो होता है उसके पास मिलिट्री कुछ ना कुछ सीक्रेट्स है, कुछ ना कुछ ऐसे पर्टिकुलर कोड्स होते हैं जो आप नहीं शेयर कर सकते. तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो है उन इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन, उन सीक्रेट इंफॉर्मेशन को शेयर ना करने की क्या करता है, पैरवी करता है और आपसे बोलता है कि वेदर यू आर इन सर्विसेज और नॉट, बट आपको वो सीक्रेट, वो पर्टिकुलर चीजें शेयर नहीं करनी है. तो इसी तरीके का एक्ट है जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है. अभी नहीं आया, बहुत पहले से आया. सबसे पहले हम लीगल फ्रेमवर्क की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, कंट्रोवर्सी की. तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन. दिल्ली पुलिस ने रजिस्टर किया है एक केस इन विच दे वांट they have put a case against the copyright violation of unauthorized sharing of PDF जो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिल रही है. टेलीग्राम में अवेलेबल है, ट्विटर में अवेलेबल है. तो वो चाहते हैं कि वो अनऑथराइज सर्कुलेशन ना हो. पब्लिकेशन हाउस का स्टेटस ये है कि द बुक हैज बीन होल्ड फॉर ओवर ईयर पेंडिंग रिव्यू बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. जैसा कि मैंने बताया था, sensitive comment. The Ministry of Defense concerned primarily involved the sensitive detail regarding the 2020 line of actual control standard with China and Agnipath recruitment scheme. इन दोनों पे उन्होंने बात की है, दैट्स फॉर श्योर. फॉर एग्जांपल अग्निपथ स्कीम के लिए उन्होंने बोला है कि आवर सजेशन वाज 25% शॉर्ट टर्म सर्विसेज, 75% परमानेंट रिक्रूटमेंट. जबकि गवर्नमेंट ने 25% अग्निवीर को ही परमानेंट रिक्रूटमेंट के लिए रखा, 75% को शॉर्ट टर्म सर्विसेज के साथ कैंसिल कर दिया. तो ये कंट्रोवर्सी थी जो आया. देन उसके बाद जो कहानी आई वो आई कौन सी, उसकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल स्टैंड ऑफ की. जैसे मैंने बोला कि आर्मी भी है जो डिसीजन मेकिंग करती है अंडर दी गवर्नमेंट्स इंस्ट्रक्शन, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं. तो वहां पे थोड़ा सा लैग दिखता है. इन दोनों पे उन्होंने बात की. अपार्ट फ्रॉम दिस सम अदर थिंग्स पे बात की, जो मशीन है, जो गन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उन पे भी उन्होंने बात की. ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं चीजों पे बात की. देन the issue escalated in parliament when leader of opposition Rahul Gandhi was prevented from quoting the experts from the excerpts from the unreleased book in the Lok Sabha, with the government stating the book does not exist in any authorized form. राहुल गांधी पढ़ना चाहते थे, सरकार ने मना कर दिया, स्पीकर ने मना कर दिया कि बुक डज नॉट एग्जिस्ट इन एनी फॉर्म. दैट वाज द पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी. अब आगे बात करते हैं कि लीगल फ्रेमवर्क क्या कहता है. सबसे पहले है 1923 ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट. दिस लॉ अप्लाइज टू ऑल द पर्सनल फॉर लाइफ. इट criminalize any disclosure of any classified information that could harm the national security and foreign relation. So for every particular personnel which works in the office, they are prevented for a lifetime for any kind of disclosure or classified information disclosure that could harm the foreign relation, national security or anything. तो ये क्रिमिनलाइज करता है. इट्स गोइंग टू बी अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923. ब्रिटिशर्स के टाइम पे आया था. देन कम द सीसीसी पेंशन रूल. दिस इज अमेंडमेंट 2023. द मैंडेट दैट रिटायर्ड ऑफिशियल फ्रॉम स्पेसिफाइड इंटेलिजेंस सिक्योरिटी related organization listed under the RTI Act must seek prior clearance from the head of their former organization before publishing any material related to their work. सबसे पहले परमिशन लेनी चाहिए.
तो द बुक इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो उनको इस वाले केस के लिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. Consequences of violation: failure of to comply the result, the government taking the legal action under the OSA, or withholding, withdrawing the portion of the official's pension वगैरह वगैरह वगैरह. तो जो consequences है वो भी दिए हुए हैं. हिस्टोरिकल अगर मैं बात करें तो जनरल वीके सिंह जो थे, उनकी एक बुक थी जो उन्होंने 2007 में पब्लिश करने का वो किया था, दैट इज इंडियाज एक्सटर्नल इंटेलिजेंस सीक्रेट्स ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ. तो वो अभी भी कोर्ट में है ना. सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में डायरेक्टली अप्रोच्ड हिम इन ट्रायल कोर्ट फॉर द डिस्चार्ज, हाइलाइटिंग द एंड्योरिंग ऑफ लीगल रिस्क ऑफ वेटरन राइटिंग अबाउट द एनी इंटेलिजेंस मैटर. तो उन्होंने उस बुक पे भी काफी लंबा चौड़ा बवाल हुआ था. दिस इज नॉट जस्ट द वन बुक. नाउ व्हाट आई बिलीव, पर्सनल ओपिनियन, कि when there is a matter like this, I think the government should explain कि क्या था उस टाइम पे. बिकॉज मेरी समझ में जो आएगा मैं वो बोलूंगा, दूसरे की समझ में जो आएगा वो बोलेगा. तो इसलिए बेहतर है कि गवर्नमेंट उस टाइम के एग्जैक्ट कंडीशन के साथ जो है वो चीजें बताते तो बेटर होता. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. अभी भी बजट का आधा सेशन बचा हुआ है, तो वी माइट गेट सम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग. हाँ, अंटिल नाउ जनरल एमएम नरवाने की तरफ से भी आ गया है कि नहीं, ऐसा अभी पब्लिकेशन के उसमें नहीं गई है, सम अदर थिंग. तो सम ऑफ द एक्सपर्ट्स हैव फाइंड आउट कि दूसरे दूसरे देशों में ये किताब अवेलेबल है अमेजन पे. दैट विल कम आउट कि क्या है क्या नहीं है. राइट, सो दीज वर द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस बार अपने उसमें थे वीकली करंट अफेयर्स में. सम अदर्स वर देयर, छोटे छोटे जो आप कंसिडर कर सकते हो. बाकी दिस इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे. राइट, एंड आई होप you understand these are the three topics जो CLAT के हिसाब से, पैसेज के हिसाब से important रहे. From my side, do not miss the Hindu analysis, which we do almost on the daily basis, and as objective news, and we also have some 2-3 subjective topic to be discussed, like the way we discussed it. So I'll see you in the next session. I hope you enjoyed it. I hope तुम्हें समझ में आया हो. Right, and I'll see you in the next session. Till then, have a great day ahead. I wish you and all your loved one a good health, good mental health. Life में मस्त रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो. See ya guys. Good day.